आइए आज हम स्टडी करेंगे औसत वेग तथा औसत चाल। इंग्लिश में इसको बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो इसको देखते हैं। जब कोई वस्तु गतिमान होती है तो समय के साथ साथ उसकी स्थिति परिवर्तित होती है। जब कोई वस्तु गति में होती है तो हमको पता है कि जब उसमें गति होती है तो मान लीजिए 5 सेकंड में वो 1 किलोमीटर पे है, तो गतिमान है जा रही, तो अगले 5 सेकंड में यानी 10 सेकंड बाद वो 10 किलोमीटर पे मान लीजिए पहुंच रही है। तो 5 से 10 मतलब उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। तो वही कह रहा है कि जब कोई वस्तु गतिमान होती है तो जाहिर सी बात है कि समय के साथ साथ उसकी स्थिति में बदलाव होगा। प्रश्न उठता है कि समय के साथ कितनी तेजी से वस्तु की स्थिति परिवर्तित होती है तथा यह परिवर्तन किस दिशा में होता है। कितनी तेजी से बदल रही है और किस दिशा में। इसके विवरण के लिए हम एक राशि परिभाषित करते हैं जिसे औसत वेग कहते हैं। तो इसको ध्यान देना है कि किस दिशा में वेग है। देखिए वेग सदिश राशि है और सदिश का मतलब दिशा सहित, मतलब उसमें दिशा भी होगी। तो वेग में मतलब वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन है कितनी तेजी से हो रहा है और किस दिशा में हो रहा है। अगर इसको ध्यान दिया जाए तो इसी को औसत वेग कहते हैं। अब देखिए किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन अथवा स्थिति में परिवर्तन मतलब अपने स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हो रही है, उसी विस्थापित होने को विस्थापन कहते हैं। तो वही कह रहा है कि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन अथवा विस्थापन को समय अंतराल डेल्टा टी द्वारा विभाजित करने पर औसत वेग प्राप्त होता है। तो इसको ध्यान देना है कि किसी वस्तु की जो स्थिति में परिवर्तन है उसको समय के साथ अगर भाग दे दिया जाए तो औसत वेग कहलाता है और उसे वी बार से व्यक्त करते हैं। जो ऊपर लाइन खींच जाती है इसको वी बार कहते हैं। तो वी बार इक्वल टू देखिए अंतिम दूरी माइनस प्रारंभिक विस्थापन, दूरी नहीं अंतिम विस्थापन माइनस प्रारंभिक, अंतिम दूरी कह सकते हैं माइनस प्रारंभिक दूरी, और न्यूनतम दूरी जो होगी वो खुद ही विस्थापन होगा अपान T2 माइनस T1 अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। तो ये आ जाएगा डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी लिख सकते हैं, x2 माइनस एक्स। अंतिम को पहले लिखना है, इस बात को ध्यान देना है। ये देखिए यहाँ पर बता भी रहा है कि यहाँ x1 आरंभिक समय T1 पर तथा x2 आरंभिक अंतिम समय T2 पर वस्तु की स्थिति को व्यक्त करता है। तो वस्तु की जो स्थिति है उसको व्यक्त करता है। यहाँ वेग के प्रतीक v के ऊपर लगाई गई रेखा वेग के औसत मान को व्यक्त करती है। तो यहाँ पर देखिए जो ऊपर रेखा लगाई गई है जिसको हम v बार कह रहे हैं वही जो है औसत वेग को व्यक्त करती है। किसी राशि के औसत मान को दर्शाने की यह एक मानक पद्धति है। वेग का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड अथवा मीटर सेकंड इनवर्स है। ऊपर -1 लगा दिया जाता है पावर, तो उसको इनवर्स बोलते हैं। यद्यपि दैनिक उपयोगों के में उसके लिए किलोमीटर प्रति आवर का भी उपयोग किया जाता है। तो वेग का जो SI मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड है या मीटर सेकंड इनवर्स है, लेकिन बड़े पैमाने पर हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा का उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं। विस्थापन की भांति माध्य वेग भी एक सदिश राशि है। ध्यान देना है, जैसे विस्थापन की एक दिशा होती है इसलिए वो सदिश राशि है, इसी प्रकार एवरेज वेलोसिटी जिसको माध्य वेग कह रहे हैं, औसत वेग यानी मीन वेलोसिटी, तो ये भी हमारी सदिश राशि है। इसमें दिशा एवं परिमाण दोनों होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अभी हमने ऊपर पढ़ा है तो उसमें बता रहा है कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कितनी तेजी से हो रहा है और किस दिशा में हो रहा है, ऊपर पढ़ चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि परिमाण और दिशा दोनों है।
इसलिए माध्य वेग भी सदिश राशि होगा। परंतु जैसा कि हम पीछे स्पष्ट कर चुके हैं, यदि वस्तु एक सरल रेखा में गतिमान हो तो उसके दिशात्मक पक्ष को धन या ऋण चिन्हों द्वारा प्रकट कर सकते हैं। पीछे हम लोग पढ़े हैं, एक रेखा खींची हुई तो उसमें बीच में 0 लिखा था, फिर बाईं तरफ ऋणात्मक लिखा था, दाईं तरफ धनात्मक लिखा था, पीछे पढ़ चुके हैं। इसलिए इस अध्याय में वेग के लिए हम सदिश संकेतन का उपयोग नहीं करेंगे। तो इसको ध्यान देना है, हम प्लस माइनस लिखेंगे, उससे पता चल जाएगा कि वेग किस दिशा में है, तो उसकी वजह से हम यहाँ पर सदिश के लिए संकेतन का उपयोग नहीं करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर औसत चाल सरल रेखा P1 P2 की प्रवणता है। P1 P2 में झुकाव, प्रवणता का मतलब झुकाव, तो इसको ध्यान देना है। ग्रेडियंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, प्रवणता को इंग्लिश में ग्रेडियंट बोलते हैं। तो अभी जब इसके बारे में चर्चा होगी तो विस्तार से पढ़ेंगे, अभी आगे देखते हैं। अब देखें, आ गया चित्र 3.3 में दर्शाई गई कार की गति के लिए xt ग्राफ का t बराबर 0 सेकंड तथा t बराबर 8 सेकंड के बीच के भाग को बड़ा करके चित्र 3.4 में दिखाया गया है। तो चित्र 3.3 जो था, ये देखिए 3.3 है चित्र। ये देखिए कार चल रही है, इसको हमने पीछे बताया था कि इसके वेग में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। क्यों? क्योंकि देखिए लाइन धीरे धीरे ऊपर को जा रही है, यहाँ तक ऊपर को गई है, एकदम ऊपर को कर्व टाइप गया है, ऊपर जैसे वक्र बनता है। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखिए सरल रेखा है। इसका मतलब इसमें वेग में परिवर्तन प्रति सेकंड एक समान हो रहा है। यहाँ पर वेग में परिवर्तन प्रति सेकंड आगे वाले सेकंडों में बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पर देखिए नीचे को करवा रहा है। इसका मतलब प्रति सेकंड वेग घटता जा रहा है। और यहाँ पर देखिए इसके समकक्ष जो है समांतर हो गई है रेखा, यहाँ पर इसके समकक्ष इस वाले अक्ष के, x अक्ष के, तो ये समांतर हो गई। इसका मतलब कि यहाँ से दूरी नहीं बढ़ रही है। x अक्ष हमको दूरी बताता है, ये हमको समय बता रहा है। देखिए सेकंड लिखा है, यहाँ पर मीटर लिखा है। इसका मतलब ये दूरी बता रहा है, ये सेकंड बता रहा है समय। तो समय तो बढ़ रहा है, लेकिन ये पीछे रेखा खींचेंगे तो 300 के कुछ नीचे आएगी, तो ये वहीं रह रही है चाहे जितना आगे बढ़ा दिया जाए। तो इसका मतलब कि वस्तु स्थिर है, क्योंकि चाहे जहां से हम पीछे रेखा खींचे 300 के कुछ नीचे ही आ रही, लेकिन समय बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब समय के साथ स्थिति नहीं बदल रही है, इसका मतलब वस्तु स्थिर हो गई। इसी को 3.4 में कह रहा है, हमने अलग से शो किया है। 3.4 में बड़ा करके दिखाया गया है। तो ये देखिए 3.4 का फिगर बना हुआ है। औसत चाल सरल रेखा P1 P2 की प्रवणता है। P1 और P2 में जो ग्रेडियंट है, झुकाव है, यही हमारी औसत चाल को बताएगा। अब इसको पढ़ रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग समझते जाएंगे। देखिए, जैसा कि आलेख से स्पष्ट है कि t बराबर 5 सेकंड तथा t बराबर 7 सेकंड के मध्य समय अंतराल में कार का औसत वेग होगा। t बराबर 5 सेकंड तथा 7 सेकंड। t बराबर ये 5 सेकंड है और ये 7 सेकंड है। देखिए यहाँ पर ये 5 सेकंड ये टाइम को बता रहा है। देखिए t ब्रैकेट में समय लिखा है, तो ये हमको समय को, तो P1 और P2 दो बिंदु लिए गए हैं। P1 5 सेकंड पर वस्तु की स्थिति है, P2 7 सेकंड पर वस्तु की स्थिति। यहाँ पर देखिए मीटर लिखा है, यानी ये स्थिति है, ये समय है। अब देखिए कह रहा है, जैसा कि आलेख से स्पष्ट है कि t बराबर 5 सेकंड तथा t बराबर 7 सेकंड के मध्य समय अंतराल में कार का औसत वेग कितना होगा। तो t बराबर 5 सेकंड तथा 7 सेकंड में औसत वेग हमको निकालना है। तो v बार बराबर औसत वेग क्या था, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति अपान अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। तो अंतिम स्थिति हम लोग देख लेते हैं इसकी, जो अंडरलाइन करते हैं इसको कर लिया करिए अपनी बुक में।
अंतिम स्थिति देखिए 27.4 है प्रारंभिक स्थिति, ये यहाँ पर 27.4 है प्रारंभिक स्थिति, जहाँ तक 10 है इसको देखते हैं। प्रारंभिक स्थिति 10 है, अंतिम स्थिति 27.4 है। समय देखते हैं, अंतिम समय 7 सेकंड है, प्रारंभिक समय 5 सेकंड है। तो अपान जो है अंतिम समय देखिए 7 सेकंड माइनस प्रारंभिक समय 5 सेकंड, तो ये आ गया चालू करने पे 8.7 मीटर प्रति सेकंड, या मीटर सेकंड की पावर -1, या मीटर सेकंड इनवर्स। तो ये हमारी औसत चाल निकल के आ गई। औसत वेग क्योंकि वेलोसिटी है, वेग में दिशा की मान रखते हैं दिशा का। आगे देखते हैं, यह मानचित्र 3.4 में दर्शाई गई सरल रेखा P1 P2 की प्रवणता के बराबर होगा। तो इसको ध्यान देना है कि ये जो मान आया है, ये 3.4 में जो रेखा है इसकी प्रवणता मतलब झुकाव के बराबर होगा। इसको देख लेते हैं, बार बार बता रहे हैं, ये जो झुकाव है P1 P2, तो ये जो एरिया है इसी का एक तरह से क्षेत्रफल है जो निकल के आया, तो इसी की जो झुकाव है प्रवणता इसी के बराबर होगा, उसी को ये बार बार कह रहा है। तो वही कह रहा है कि यह मानचित्र 3.4 में दर्शाई गई सरल रेखा P1 P2 की प्रवणता के बराबर होगा। यह सरल रेखा कार्य की प्रारंभिक स्थिति P1 को इसकी अंतिम स्थिति P2 से मिलाती है। तो ये जो रेखा है हमारी जो ऐसे डॉट डॉट में खींची गई है वो P1 तथा P2 अंतिम स्थिति है कार्य की, P1 प्रारंभिक स्थिति है, उसको दर्शाती है। औसत वेग का ऋणात्मक या धनात्मक होना विस्थापन के चिन्ह पर निर्भर करता है। तो जो औसत वेग है हमारा वो धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, या विस्थापन जो हो रहा है ये इसके चिन्ह पर निर्भर करेगा। ध्यान दीजिए, समय पर कुछ नहीं कह रहा है, क्योंकि समय तो हमेशा धनात्मक ही होता है, कभी ऋणात्मक होता नहीं। -1 सेकंड आप कभी सुने नहीं। तो धनात्मक ऋणात्मक हमारा विस्थापन हो सकता है, उसी के हिसाब से हमारा औसत वेग धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, इसको बताएंगे। यदि विस्थापन 0 होगा तो औसत वेग का मान भी 0 होगा। ऊपर 0 आ जाएगा तो समय कितना भी हो उत्तर 0 आएगा। तो यदि विस्थापन 0 है तो औसत वेग का मान भी 0 आ जाएगा। धनात्मक या ऋणात्मक वेग से चलती हुई वस्तु के लिए xt ग्राफ क्रमशः चित्र 3.5a तथा 3.5b में दर्शाए गए हैं। किसी स्थिर वस्तु के लिए xt ग्राफ चित्र 3.5c में दर्शाया गया है। तो इनको सारे चित्रों को देख लेते हैं, बहुत अच्छे से एक एक बात को समझते चलिए। यहाँ पर देखिए, अगर हम इसमें यहाँ पर ग्राफ ऐसे लाइन बना दें, इसमें ऐसे लाइन बना दें, तो ये x एक्सिस की लाइन है जो x दिखाया गया है, चाहे जो एक्सिस हो इसको x माने इसको y माने, कुल मिला के दूरी को या विस्थापन को बता रहा है। और ये सरल रेखा में जो दूरी है अगर एक ही दिशा में तो वही विस्थापन होगा। तो ये विस्थापन को बता रहा है, ये समय को। तो मान लीजिए यहाँ पर हम दूरी, यहाँ पर विस्थापन की बात करें तो इसमें ये जो रेखा खींची गई है इसमें एक लंब डाल देंगे, ये जो 90 डिग्री इस एंगल पे इस रेखा पे बनाएगा और इस रेखा पे 90 डिग्री बनाएगा, इससे उसी पॉइंट पर एक लंब डाल देंगे। तो ये क्या करेगा, ये समय को बताएगा। तो देखिए यहाँ पर वस्तु आई तो ये दूरी कितना है, तो यहाँ से जब लंब डालेंगे तो ये समय बता देगा कि इतने समय में इतना विस्थापन है मूल बिंदु से O को अगर हम सेंटर पॉइंट मान लें तो यहाँ पर देखिए चूंकि समय जैसे जैसे बढ़ रहा है, अब अगर हम यहाँ पर डालें रेखा तो ये ऐसे आ जाएगा। तो इसको देखिए ये और विस्थापन और ज्यादा हो गया तो ये लाइन समय वाले में भी आगे खिसक के आ गई। इसका मतलब जितना समय बढ़ता जा रहा है उतना विस्थापन बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब समय के साथ विस्थापन बढ़ रहा है। इसका मतलब ये धनात्मक है, धनात्मक तथा ऋणात्मक वेग। तो ये वेग हमारा, चूंकि वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है, dx अभी देखें
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, यानी विस्थापन परिवर्तन बटे समय परिवर्तन। ये एवरेज था, औसत वेग था। तो अगर वेग निकालें तो विस्थापन बटे समय होता है। तो चूंकि विस्थापन समय के साथ बढ़ रहा है, इसका मतलब ये धनात्मक वेग है। अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से अगर हम इस पर एक रेखा खींचें और यहाँ से एक रेखा खींचें इस तरीके से, तो यहाँ पर देखिए कुछ समय है, इसके बाद यहाँ पर अब यहाँ से खींच दें, यहाँ पर ऐसे खींच दें, अब यहाँ से हम ऐसे खींच दें तो देख लीजिए यहाँ पर विस्थापन कम है, यहाँ से देखिए विस्थापन कम है, लेकिन समय ज्यादा है, समय वाली रेखा ज्यादा आगे है, इसकी तुलना में ज्यादा आगे है। तो विस्थापन कम है, समय ज्यादा है। यहाँ पर देखिए विस्थापन ज्यादा है, यहाँ से दूरी, यहाँ से ज्यादा दूर है ना, तो विस्थापन ज्यादा है लेकिन समय और कम है। देखिए यहाँ से समय कम हो गया, तो विस्थापन बढ़ रहा है, समय घट रहा है। देखिए यहाँ पर विस्थापन ज्यादा है, यहाँ पर विस्थापन कम है, समय ज्यादा है। यहाँ पर देखिए विस्थापन ज्यादा है, समय और कम है। और ऊपर चलेंगे, विस्थापन और ज्यादा हो गया लेकिन समय देखिए और कम हो गया। क्यों कम हो गया? कि यहाँ से समय लिया जा रहा है तो यहाँ से दूरी कम है इसकी तुलना में दोनों की। तो जैसे जैसे विस्थापन बढ़ रहा है समय घटता जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर विस्थापन बढ़ रहा तो समय भी बढ़ रहा था, तो धनात्मक था। यहाँ पर विस्थापन बढ़ रहा है, समय घट रहा है, इसका मतलब ऋणात्मक है। अब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर वेग ऋणात्मक हो गया। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से तो सीधी रेखा खींच गई, ये तो खुद ही लंबवत है, ये खुद ही लंबवत है। यहाँ से 90 डिग्री का कोण है, खुद ही लंबवत है, ये 90 डिग्री का कोण है। तो अब हम विस्थापन वाले में 90 डिग्री नहीं खींच सकते, अब हम खींच सकते हैं तो केवल समय वाले में। तो समय वाले मान लीजिए 90 डिग्री खींचे, यहाँ पर 90 डिग्री खींच दिया, यहाँ पर 90 डिग्री, ये सारे कोण हमारे 90 डिग्री हैं। तो अब देखिए इसमें नहीं खींच पा रहा है, इसका मतलब यह है कि समय मान लीजिए यहाँ पर 2 सेकंड है, 2 सेकंड मानने के लिए 2 सेकंड, यहाँ पर 4 सेकंड, यहाँ पर 6 सेकंड। तो सारे सेकंडों में देखिए विस्थापन उतना ही है, ये दूरी नहीं। यहाँ पर था वस्तु, यहाँ पर तो यहीं पर है, चाहे रेखा चाहे जहाँ ऐसे खींच जाए, लेकिन वस्तु यहीं पर है क्योंकि पैरेलल इसी पर काट रही है समांतर। तो यहीं पर वस्तु है, समय के साथ वस्तु की स्थिति नहीं बदल रही, इसका मतलब वस्तु स्थिर है। आप कोई किताब अपने घर में लिख दीजिए, 2 घंटे बाद आइए किताब वहीं रखी है, तो विस्थापन कहाँ हुआ? समय तो बढ़ गया ना। तो इसी तरह वस्तु यहीं पर है, समय नहीं बदला, इसका मतलब ये वस्तु स्थिर है। ये वस्तु में वेग ऋणात्मक है, इसमें वेग धनात्मक, क्योंकि विस्थापन के साथ समय भी आगे की ओर जा रहा है, इसमें विस्थापन के साथ समय घट रहा है। या ये कहें कि समय बढ़ने घटने के साथ विस्थापन बढ़ रहा है, या विस्थापन घटने के साथ समय बढ़ रहा है, मतलब उल्टा है। और इसमें समय के साथ वस्तु का विस्थापन नहीं हो रहा, इसका मतलब ये वस्तु स्थिर है। तो इस तरीके से हम लोग समझेंगे। स्थिर समय ग्राफ उस वस्तु के लिए जो A धनात्मक वेग से गतिमान है, B ऋणात्मक वेग से गतिमान है, C विरामावस्था में। तो अगर इधर चले 0 वेग से प्रारंभ होता है और आगे की ओर बढ़ रहा है, वेग धीरे धीरे क्रम से बढ़ रहा है और कंटिन्यूअस वेग, एक समान वेग से आगे बढ़ रहा है। ये एक समान वेग से घट रही है, लेकिन विस्थापन 0 नहीं है, यहाँ पर कुछ विस्थापन पहले था, क्योंकि रेखा यहाँ से नहीं, यहाँ से मान लीजिए 100 मीटर पे है, तो 100 मीटर से चलना शुरू करती है ऋणात्मक वेग से। तो इस प्रकार से हम लोगों को बातों को समझना है। अब आगे देखिए, औसत वेग को परिभाषित करने के लिए केवल विस्थापन का ज्ञान ही आवश्यक होता है। तो औसत वेग को अगर हमें परिभाषित करना है तो केवल विस्थापन ही पर्याप्त। हम यह देख चुके हैं कि विस्थापन का परिमाण वास्तविक पथ लंबाई से भिन्न हो सकता है। तो हम ये देख चुके हैं कि विस्थापन का जो परिमाण है वास्तविक पथ लंबाई से भिन्न हो सकता है। क्यों? वास्तविक पथ लंबाई जैसे हमने बताया था कि कोई बालक है, अपने घर से चला और स्कूल से पढ़ के अपने घर में आ गया, तो जहां था वहीं आ गया, मतलब विस्थापित हुआ ही नहीं,
फिर से वहीं आ गया तो विस्थापन तो 0 हो गया, लेकिन दूरी कितना चला, दूरी एक बार 50 मीटर, मान लो दूर स्कूल है तो 50 मीटर गया फिर आया, तो 50-50 100 मीटर उसका पथ लंबाई हो गई। तो पथ लंबाई को ही दूरी बोलते हैं, तो पथ लंबाई 100 मीटर हो गई, जबकि विस्थापन उसका 0 हो गया। तो इस हिसाब से हम लोग समझते हैं। तो वही कह रहा है कि हम यह देख चुके हैं कि विस्थापन का परिमाण वास्तविक पथ लंबाई से भिन्न भी हो सकता है। वास्तविक पथ पर वस्तु की गति की दर के लिए हम एक दूसरी राशि को प्रयुक्त करते हैं जिसे औसत चाल कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, अब पथ की लंबाई से अगर तुलना करें, विस्थापन की बात करेंगे तो वेग निकल के आएगा और वेग से हम औसत वेग निकाल लेंगे, और पथ लंबाई की बात करेंगे तो एक चाल निकल के आएगी और चाल से हम औसत चाल निकाल सकते हैं। तो वही बात कह रहा है, वस्तु की यात्रा की अवधि में चली गई कुल पथ लंबाई एवं उसमें लगे समय के भागफल को औसत चाल कहते हैं। इसको ध्यान दीजिए। देखिए, वेग और चाल में यहीं पर अंतर आ गया। वेग में विस्थापन था और चाल में पथ की लंबाई है, यानी दूरी है। संपूर्ण पथ लंबाई बटे संपूर्ण समय अवधि, इसी को औसत चाल कहेंगे। औसत चाल का वही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है जो वेग का होता है, परंतु औसत चाल से यह पता नहीं चल पाता कि वस्तु किस दिशा में गतिमान है। इसको ध्यान दीजिएगा। इसको ध्यान ये देना है कि जो औसत वेग का परिमाण है वही हमारा औसत चाल का, जो औसत वेग का मात्रक है वही औसत चाल का भी मात्रक होगा। लेकिन इस मात्रक से को देख करके हम ये नहीं बता सकते कि वस्तु किस दिशा में गतिमान है, क्योंकि इसमें दिशा बताई ही नहीं गई। इस दृष्टिकोण से औसत चाल सदैव धनात्मक ही होती है, जबकि औसत वेग धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। तो इसको ध्यान देना है कि औसत चाल की बात करें तो चूंकि चाल में दिशा नहीं है, क्योंकि वो अदिश राशि है, अदिश का मतलब दिशा के विहीन, तो उसमें धनात्मक ऋणात्मक नहीं आएगा, यानी हमेशा धनात्मक ही होगी चाल। लेकिन जब हम वेग की बात करेंगे तो चूंकि वेग में धन और ऋण चिन्ह आता है, इसलिए उसकी दिशा होगी, इसीलिए वेग सदिश राशि है। यदि वस्तु एक सरल रेखा के अंतरिक्ष गतिमान है और केवल एक ही दिशा में चलती है तो विस्थापन का परिमाण कुल पथ लंबाई के बराबर होगा। तो इसको हम कई बार बता चुके हैं कि अगर कोई वस्तु सरल रेखा में गति कर रही है तो जाहिर सी बात है, जब एक ही दिशा में है और सरल रेखा में है तो विस्थापन उतना ही होगा जितना उसकी पथ लंबाई होगी। तो जाहिर सी बात है कि पथ लंबाई और विस्थापन एक ही होगा। इसीलिए कह रहा है कि एक ही दिशा में अगर कोई वस्तु चल रही है तो विस्थापन और पथ लंबाई बराबर होगी। ऐसी परिस्थितियों में वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होता है। तो ऐसी स्थिति में जो चाहे औसत वेग निकाले चाहे औसत चाल, बात एक ही होगी। परंतु यह बात हमेशा सही नहीं होगी। यह आप उदाहरण 3.1 में देखेंगे। तो अब उदाहरण 3.1 में दिखा रहा है कि ये चीज हमेशा सही नहीं होगी, क्योंकि विस्थापन है और पथ लंबाई, ये दोनों बातें अलग है। तो इसको देखते हैं। कह रहा है कि कोई कार एक सरल रेखा, मान लीजिए चित्र 3.1 में रेखा OP के अनुदिश गतिमान है। ये देखिए 3.1 फिगर है हमारा, तो OP के अनुदिश गतिमान है, मतलब इधर से इधर को जा रही है धनात्मक दिशा में। कार O से चलकर 18 सेकंड में P तक पहुंचती है। 18 सेकंड में मान लीजिए P तक पहुंचती है, फिर 6 सेकंड में स्थिति Q पर वापस आ जाती है। 6 सेकंड में फिर वापस आ जाती है। कार के औसत वेग एवं औसत चाल की गणना कीजिए। जब कार O से P तक जाती है और जब वो O से P तक जाकर पुनः Q पर वापस आ जाती है। अब देखिए दोनों बातों में कितना अंतर है, इसको समझते हैं। तो बात कर रहा है कि औसत वेग और औसत चाल। तो पहले हम औसत वेग निकाल लेते हैं। तो औसत वेग बराबर विस्थापन बटे समय अवधि। अब विस्थापन O से P तक चल रही है, तो O से P तक देखिए 360 मीटर है, O से P तक।
और विस्थापन में देखिए चिन्ह सहित लिखना है, तो ये धनात्मक दिशा है और ये ऋणात्मक दिशा। इधर देखिए ऋण चिन्ह लगा है, -x लिखा है। इधर देखिए प्लस चिन्ह, प्लस में नहीं लगा है तो मानते हैं कि प्लस ही है। इधर +x लिखा है, तो O से P तक 360 है। तो विस्थापन कितना हुआ 360, और 360 तक पहुंचने में हमको बता रहा है कि 18 सेकंड लगा है। क्वेश्चन में बता रहा है O से चलकर 18 सेकंड में P तक पहुंचती है, तो समय अवधि 18 सेकंड। तो 360/18, और चूंकि प्लस दिशा में है तो +20 मीटर पर सेकंड। ये औसत वेग हो गया जब O से P तक चली। अब औसत चाल अगर लिखें तो औसत चाल भी पथ लंबाई यानी पथ दूरी बटे समय अवधि। पथ दूरी 360 है बटे 18। इसमें चूंकि हमेशा धनात्मक ही होती है इसलिए चिन्ह नहीं लिखा गया। जब चिन्ह न लगाया जाए तो मान लेते हैं कि धनात्मक है। तो 20 मीटर पर सेकंड। देखिए चाल और वेग दोनों 20 मीटर पर सेकंड आ गए। अब खेल आगे होगा, उसको ध्यान दीजिए। अब देखिए, अतः इस स्थिति में औसत चाल व औसत मान के परिमाण बराबर। अब देखिए औसत वेग B वाले में कह रहा है फिर 6 सेकंड में स्थिति Q पर वापस आ जाती है। 6 सेकंड में वापस आ जाती है। छह सेकंड में वो वापस आ जाती है। तो इसको देखते हैं। तो औसत वेग तो Q पर आ जाती है, तो इसको देख लेते हैं। Q पर यहां से, अब यहीं से देखिए दूरी लेंगे, पहले P तक गई, P से Q तक वापस आ गई। तो विस्थापन न्यूनतम दूरी होती है, तो O से हम इस दूरी को लेंगे। तो न्यूनतम दूरी हमारी आ गई 240 मीटर। 240 मीटर, तो 240 मीटर लिख दिया। अब समय पहले 18 सेकंड लगाया और फिर लौटने में 6 सेकंड, तो पूरा समय अवधि यानी कुल समय कितना लेगा 18 + 6 सेकंड। तो ये आ गया सॉल्व करने पर 10 मीटर पर सेकंड। अब ये औसत वेग आ गया। लेकिन अगर हम औसत चाल की बात करें तो औसत चाल में तो पूरी पथ लंबाई ली जाती है। विस्थापन का मतलब जहां से चली है वहां से जितनी दूरी पर है वो कितना है। अब वो P तक गई 360 मीटर, फिर लौट के Q पर आ गई, तो केंद्र बिंदु O से Q तक हमारी 240 मीटर ही है। तो विस्थापन हमारा 240 है। लेकिन पथ लंबाई की अगर बात करें तो पहले O से Q तक, O से P तक गई तो 360 चली, प्लस P से Q तक लौटी तो 360 में 240 घटाएंगे तो 120 आ जाएगा। तो 360 + 120 चली, वो पथ लंबाई ये पूरी ली जाएगी। इसको ध्यान देना है। तो इसमें अब पूरा समय 24 सेकंड लगाया, तो 24 का भाग देंगे तो 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो इस तरह से औसत चाल और औसत वेग, तो यही कह रहा है कि सीधी रेखा में भी चलेगी तो कुछ अंतर आ जाएगा, तो वो इस तरह अंतर आएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको निकालेंगे। तो अब देखिए औसत वेग यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड है, लेकिन औसत चाल 20 मीटर पर सेकंड ही है। तो ये ध्यान देना। अतः इस स्थिति में औसत चाल का मान औसत वेग के परिमाण के बराबर नहीं है। इसका कारण कार्य की गति के दौरान गति में दिशा परिवर्तन है, जिसके फलस्वरूप पथ लंबाई विस्थापन के परिमाण से अधिक है। विस्थापन घट गया जितना वापस लौटी, लेकिन पथ लंबाई तो पूरा जुड़ेगी ना, इसलिए वो उतना जुड़ गई। तो यहाँ पर घटा तो 240 आ गया, और यहाँ पे जुड़ा तो 360 में 120 और जुड़ गया। तो इससे स्पष्ट है कि वस्तु की चाल सामान्यतया वेग के परिमाण से अधिक होती है। तो इससे जो है स्पष्ट है कि वस्तु की जो चाल होती है वो सामान्यतया वेग के परिमाण से अधिक होती है। चाल देखिए ज्यादा है वेग से, तो वेग से चाल ज्यादा हो सकती है, वेग चाल के बराबर भी हो सकता है, लेकिन चाल कभी वेग से ज्यादा नहीं हो सकती। तो वही कह रहा है कि वस्तु की चाल सामान्यतया वेग के परिमाण से अधिक होती है। चाल ज्यादा हो सकती है लेकिन वेग चाल से ज्यादा नहीं हो सकता, ये कहने का मतलब। अब देखिए, यदि उदाहरण 3.1 में कार्य स्थिति O से P बिंदु तक जाए तथा उसी समय अंतराल में वह O स्थिति पर वापस आ जाए, तो
तो कार की माध्य चाल 20 मीटर प्रति सेकंड होगी, परंतु उसका औसत वेग 0 होगा। अभी हमने बताया वेग का मतलब विस्थापन बटे समय, औसत का वेग का मतलब विस्थापन कितना होगा, विस्थापन अंतराल अपान समयावधि, समय में कितना समय लगा, समयावधि। समय में अंतराल नहीं निकालना है कि 18 में 6 घटा दें, वो हमेशा जुड़ेगा। समय कितना लगा वो हमेशा जुड़ेगा, इसको ध्यान देना। तो अब यहाँ पर जब वस्तु O से चली और फिर O पर आ गई तो विस्थापन तो O पर थी, फिर वस्तु पे आ गई तो विस्थापित कहाँ हुई, जैसे हमने अभी स्कूल जाने का उदाहरण दिया। तो इसलिए वेग 0 हो जाएगा, तो औसत वेग 0 हो जाएगा क्योंकि विस्थापन 0 हो गया, लेकिन चाल 20 मीटर प्रति सेकंड होगी, क्योंकि 336 प्लस 336 गई और O से P से O पर फिर आई, तो 336 प्लस 336 बटे अब 18 सेकंड में O से P तक गई प्लस 18 सेकंड में O से P तक लौटी, तो 36 हो जाएगा। तो 336 प्लस 360 प्लस 360 बटे 18 सेकंड प्लस 18 सेकंड, तो ये आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से हम लोगों को समझना है कि कैसे क्वेश्चन को करना है। इन्हीं बातों को आप अच्छे से समझ जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब ताक्षणिक वेग एवं चाल यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवं स्पीड। ताक्षणिक का मतलब तुरंत उसी क्षण, जैसे कहते नहीं कि मुझे इसी समय अपनी किताब चाहिए, तो ताक्षणिक उसी समय, तो उसको हम लोग इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे।